तो सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि ये जो सारी खबरें शरद पवार साहब से जुड़ी हुई हैं, इनमें कितना दम है, इन्हें कितना गंभीरता से लेने की बात है। खबरें बीच में आई थी कि सूत्रों से हवाले है कि ऐसे कि शायद उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन इन सब के बैकड्रॉप में जो बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि क्या यूपीए की एलाइज के साथ प्रॉब्लम्स है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस एक पावर शेयरिंग रिलेशनशिप में है बहुत वक्त से महाराष्ट्र में, और उस रिलेशनशिप में तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रही हैं। तो क्या ये सिर्फ सियासत है? और सियासत के बारे में आप जानते हैं, मैं हमेशा से बात कहता हूं कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो क्या ये वाकई कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स का संकेत है? प्रफुल्ल पटेल साहब कतई भी इस बात को नहीं मानते। ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है, और जो भी कुछ होगा आगे बताएंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पवार साहब नाराज है। भाई मैं कह रहा हूं ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अभी आगे आप लोग इतना उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े रहकर कवर करने की कोशिश करें। आप जाइए, आराम से रिलैक्स करिए और घर जाइए। तो प्रफुल्ल पटेल साहब कह रहे हैं कि आप जाइए, आराम से रिलैक्स करिए, घर जाइए। ये उनका संदेश था रिपोर्टर्स के लिए जो उनसे बाइट लेने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच प्रणब मुखर्जी से जब ये सवाल पूछा गया कि कौन है इस सरकार में, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सरकार में नंबर 2, तो देखते हैं क्या जवाब मिला। You have been termed as a Sankat Mochar for the UPA. Who will be the next Sankat Mochar? Is it Mr. Sharad Pawar? Congress party has and UPA has a large number of talented persons. So Congress party and UPA has a large number of talented people. बहुत सारे काबिल लोग हैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए में। ये बात प्रणब मुखर्जी साहब कह रहे हैं। अब इशारा समझिए कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम आज के न्यूज पॉइंट की शुरुआत में जो पॉइंट रख रहा हूं वो ये कि कहीं जो लार्जर यूपीए का कोएलिशन है उसमें दिक्कत तो नहीं। मैं अभिषेक के पास जाना चाहूंगा, मेरे साथी जो मुंबई को बहुत करीब से रहते हैं। अभिषेक, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, और तमाम लोग जो दिल्ली की नजर से खबरों को देखते हैं, यहां की सियासत को देखते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि शरद पवार और कांग्रेस की रिलेशनशिप महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है। साथ में पिछले 3 सालों में ये रिलेशनशिप बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरी है। तो कहीं टिपिकली जिस तरह की पॉलिटिक्स के लिए शरद पवार जाना चाहते हैं, क्या वो किसी तरह का कोई काउंटर प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो महाराष्ट्र में वो कांग्रेस का दामन पकड़ते भी रहे हैं और उस दामन को छोड़ते भी रहे हैं। तो सहूलियत की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं शरद पवार, वो और इस खेल के माहिर हैं। जैसा कि आपसे थोड़ी देर पहले जब मैं और आप बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के पहले, तब मैं आपके साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि हमें शरद पवार के कैरेक्टर को समझना होगा। शरद पवार वो राजनीतिज्ञ हैं जो जब वो ये कहें कि हाँ हाँ तो आप समझिए ना ना, और जब वो ना ना करें तो समझिए हाँ हाँ। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जो उनको सियासत को बहुत करीब से समझते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि शरद पवार जिसे कहते हैं मोल भाव के बहुत बड़े धनी आदमी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनेता कम और व्यापारी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो राजनीति का व्यापार कर सकते हैं। तो उनके बारे में वो हर चीज का मोल जानते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है शरद पवार के बारे में, वो ये कि वो कभी ममता बनर्जी जैसे तरीके से या किसी और एलाइज जैसे जो सहयोगी दल हैं उनकी तरीके से कभी भी बाहर आकर अपना मन नहीं बताएंगे। वो बिल्कुल दबे छुपे तौर पर वो कदम उठाएंगे जिनके बारे में कांग्रेस को या तो मालूम होता है, या जिस तरीके से जिससे वो सही ढंग से मोल भाव कर सकें। यानी कि वो सही वक्त पर, देखिए अभिज्ञान, ये टाइमिंग देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन खत्म हुआ है आज, प्रणब मुखर्जी के बारे में वोटिंग हो चुकी है, और ठीक उसी दिन शरद पवार ये कदम उठाते हैं कि उनकी जो मनमोहन सिंह है उनकी कैबिनेट में नहीं जाते हैं। यानी कि वो वेट करते हैं। ऐसा नहीं था कि जो कुर्सी वाली बात है वो उन्हें नहीं मालूम थी या उनको उसके बारे में खबर नहीं मिली थी, क्योंकि उसके पहले जो घटनाएं हुई थी उनसे बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो नंबर 2 नहीं है। लेकिन इंतजार करते हैं और इंतजार के बाद वो मैसेज देते हैं। दूसरी और एक और बात है विज्ञान
कि आप समझिए कि जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग है, जैसा कि हम प्रफुल्ल पटेल को सुन रहे थे, ये सब बहुत कुछ गुण वैसे हैं जो जैसे कहते हैं सही मायने की पवार पॉलिटिक्स, जिसमें बाहर आके कहा जाता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग घर पे जाइए, आराम करिए। लेकिन जिस मूल सवाल का जवाब है वो ना तो डीपी त्रिपाठी देते हैं, वो कहते हैं कि नो कमेंट्स। जब आप प्रफुल्ल पटेल से पूछते हैं, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारी रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं है, घर पे जाइए। लेकिन सवाल ये था, रिपोर्टर का सवाल बार बार था, क्या आप नाराज हैं, क्या आप गए क्यों नहीं? कोई ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं हो रही थी शरद पवार की, डीपी त्रिपाठी की और प्रफुल्ल पटेल की, कि उसकी वजह से जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाए। तो हम जो इसके पीछे जो बार बार जैसे कहते हैं कि आपको शरद पवार को समझना है तो शरद पवार की इतिहास को समझना होगा। बिल्कुल से बात है, बिल्कुल से बात है। अगर आपको जो चरित्र है समझना है, अभिषेक जो आप बात करते हैं कि वो पवार पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा। अभिषेक आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्दी से हम डीपी त्रिपाठी साहब के पास ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर से मैं जानना चाहूंगा डीपी त्रिपाठी साहब अगर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हो तो मैं जानना चाहूंगा, डीपी त्रिपाठी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी, हम कोशिश करेंगे वापस डीपी त्रिपाठी साहब के पास जाने के। अभिषेक, दूसरा पॉइंट जो आप बात मुझसे कर रहे थे उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू वो ये कि शरद पवार की अपनी पार्टी में ही महाराष्ट्र के भीतर ही नए बहुत पावर सेंटर्स पैदा हो गए, जिसमें कि एक उनके नेफ्यू अजीत पवार, उसके बाद एक छगन भुजबल फैक्टर है। तो पवार के बारे में बहुत दिनों से पवार साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि अब एक वक्त आ गया है, मुझे राजनीति से रिटायरमेंट लेना है। तो ट्रांजिशन के दौर से एनसीपी खुद भी गुजर रही है, तो हो सकता है कि शरद पवार को इस बात की भी चिंता हो कि ना सिर्फ उनका आगे का भविष्य क्या है, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भविष्य क्या है। देखिए, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किस तरीके की हैं। शरद पवार की महत्वाकांक्षा दिल्ली की है और जो अजीत पवार हैं जो उनके भतीजे हैं उनकी महत्वाकांक्षा महाराष्ट्र की गद्दी को लेकर है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों महत्वाकांक्षाओं के बीच में सुप्रिया सुले क्या करें जो कि शरद पवार की बेटी हैं, तो उनको दिल्ली में उस तरीके से महत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें बहुत महीन और माहिर लोग, दोनों तरीके के लोग चाहिए होते हैं। शरद पवार उस राजनीति में फिट बैठ जाते हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात आती है तो आपको नीचे से, ग्राउंड लेवल से उस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए। अजीत पवार ये पा सकते हैं। ये शरद पवार को बहुत तरीके से मालूम चल चुका है कि अजीत पवार यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके करीब पहुँच सकते हैं, वो यहाँ पर लोगों को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें शरद पवार खुद भी माहिर हैं। ऐसे हाल में सुप्रिया सुले क्या करेंगी और सुप्रिया सुले का क्या रोल हो, ये सवाल दरअसल एनसीपी में लगातार बना हुआ है। और जब तक ये सवाल बना रहेगा तब तक पवार साहब की ऊहापोह बनी रहेगी, तब तक वो राजनीति से संन्यास भी नहीं ले सकते हैं, और तब तक एनसीपी क्या करेगी इस सवाल पे भी क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.